साल 1941, तारीख 17 जनवरी, दिन शुक्रवार। कलकत्ता के एल्गिन रोड पर एक घर और उस घर के बाहर छावनी जैसा माहौल। घर के बाहर बहुत सारे लोग हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन ये लोग आम लोग नहीं थे। ये अंग्रेज पुलिस और जासूसों की टोली थी। इनका सिर्फ एक काम था, सिर्फ एक काम कि उस व्यक्ति पर नजर रखा जाए जो खास व्यक्ति उस घर में है। बस और कुछ नहीं, उस खास व्यक्ति पर पूरी अंग्रेजी सेना नजर रखना चाहती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं ये खास व्यक्ति घर से बाहर निकल गया तो कहीं अंग्रेजी सरकार को हिला न दे। ये खास आदमी वो था जो घर से बाहर यदि चला जाए तो अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ भी सकता था। फिलहाल समय होता है रात के करीब 1:30 बजे। कलकत्ता पूरा सो रहा था और उसी दौरान घर के कमरों की लाइट जलती छोड़ करके निकलता है एक दाढ़ी वाला पठान एक नौजवान के साथ और जाकर बैठ जाता है कार में और चुपके से रवाना हो जाता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, अंग्रेजों को पता भी नहीं चला और उसके नाक के नीचे से उसका सबसे बड़ा कैदी दुश्मन फरार हो चुका था। पठान के भेष में कोई और नहीं बल्कि वही खास आदमी था जिसके लिए ये पूरी निगरानी बैठाई गई थी। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे रोमांचक एस्केप एडवेंचर की, जिसका मकसद था भारत की आजादी। आपको पूरी कहानी बताएंगे, पर पहले क्या गेस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे? चलिए शुरू करते हैं और हम ही बताते हैं। ये थे हमारे प्रिय सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बोस को अंग्रेजों ने इतनी निगरानियों के बीच कैद कर रखा था? आखिर अंग्रेजी सरकार इतनी डर क्यों रही थी? क्यों बोस को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था? तो स्वागत है दोस्तों एडुटेरिया के आज के इस हिस्ट्री फाइल्स के एपिसोड में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं द ग्रेट एस्केप प्लान, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। साल 1938, सुभाष चंद्र बोस उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता के तौर पे स्थापित हो चुके थे। कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। 1938 में अध्यक्ष भी बने और 1939 में तो उन्होंने दोबारा अध्यक्षता का पद प्राप्त किया। लेकिन इस दौरान पट्टाभी सीतारमैया जी के हार जाने के कारण गांधी जी के विचारों से उनका मैच न करना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आई। समस्या ये थी कि गांधीवादी नेता और सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बीच अंतर, और इसी कारण से कुछ कांग्रेस में मतभेद उभरने लगे और इसके बाद बोस ने कांग्रेस का साथ छोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंग्रेजी नीतियों की खुलकर आलोचना फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से उन्होंने शुरू कर दी। ठीक इसी समय दुनिया में कुछ और भी बदलाव हो रहे थे। वो बदलाव था द्वितीय विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई, अंग्रेजों ने बिना भारतीयों के सहमति के ये घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। बड़े पैमाने पर कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यहां तक कि बोस ने हॉलवेल स्मारक को भी हटाने की मांग की। प्रदर्शन को उग्र होता देख अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और इस दौरान उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर जुलाई 1940 में उन्हें जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जेल में भी शांत नहीं रहने वाले थे। उन्होंने जेल के अंदर से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, अंग्रेजों पर एक दबाव बढ़ने लगा कि यदि जेल के अंदर सुभाष को कुछ हो जाता है तो पूरे भारत में आग बरस पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग उनको सिर्फ अपना नेता नहीं बल्कि भारत का आदर्श मानते थे। इसलिए
दिसंबर 1940 में उन्हें जेल से घर भेज दिया गया। घर घूमने फिरने या आराम करने के लिए नहीं, बल्कि नजरबंदी की व्यवस्था में उनके घर को किले के रूप में बदल दिया गया। चारों तरफ पहरे लगाए गए और उस पहरे में घर में कौन आता था, कौन जाता था, उस पर पूरी नजर रखी जाती थी। यहां तक कि घर में कोई सामान जाता था, चिट्ठियां जाती थी, तो उसे भी अंग्रेज चेक करते थे और उसकी जांच करते थे कि कहीं सुभाष कुछ प्लान तो नहीं कर रहे। लेकिन शायद अंग्रेज ये बात भूल गए थे कि जिस इंसान को उन्होंने कैद किया है वो कोई आम नहीं है, वो एक सुभाष है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर बोस से एक दिन बात की। धीरे से एक दिन शिशिर बोस को सुभाष ने बुलाकर कहा, अमार एकटा काम काज करते परबो, यानी क्या मेरा एक काम करोगे। बस यहीं से शुरू होती है उनके भागने की, उनके भारत छोड़ने की पूरी कहानी। शिशिर बोस ने इसकी पूरी चर्चा अपने पुस्तक द ग्रेट एस्केप में की है। शिशिर बोस निकल पड़ते हैं अपने चाचा के लिए पूरी व्यवस्था करने। वो बाहर जाते हैं, पठान जैसे कपड़े खरीदते हैं, सलवार, टोपी, लंबी दाढ़ी, पूरा एक वेशभूषा तैयार करने वाला सामान। साथ ही एक नकली विजिटिंग कार्ड भी छपवाते हैं। कार्ड में लिखा हुआ था मोहम्मद जियाउद्दीन। हाँ, मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसका पता लिखा हुआ था जबलपुर। अब भागने का पूरा प्लान तैयार था। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कराई गई। आ गया दिन जब सुभाष निकलने वाले। 17 जनवरी 1941 की रात करीब 1:30 बजे सुभाष चंद्र बोस अपने कमरे की लाइट को जला छोड़ते हैं ताकि लोगों को लगे कि सुभाष अपने कमरे में है। चुपचाप से रात के 1:30 बजे वो घर से निकलते हैं, दाढ़ी वाले पठान के भेष में और एक नौजवान साथी अपने भतीजे शिशिर के साथ जर्मन कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल। उस रात पूरा कलकत्ता सो रहा था जब वो अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकल पड़े। रात के अंधेरे के बीच हावड़ा ब्रिज पार करते हुए, सड़क को पीछे छोड़ते हुए सुबह तक पहुंच जाते हैं धनबाद। धनबाद वो पहुंचते हैं अपने रिश्तेदार अशोक के घर। मजेदार बात यह थी कि अशोक ने भी उन्हें नहीं पहचाना। सुभाष ने भी अभिनय जारी रखा और अपने आप को एक बीमा एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया। शाम को गोमो स्टेशन, जो वर्तमान में झारखंड में है और सुभाष चंद्र बोस स्टेशन के रूप में जाना जाता है, वहां से काल का मेल पकड़ी। यहां पर सुभाष और शिशिर एक दूसरे से अलग हो गए और काल का मेल से वो दिल्ली की ओर निकल पड़े। शिशिर बोस 18 जनवरी को वापस कलकत्ता आ गए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के बारे में अलग अलग कहानियां सुनानी शुरू की। सुभाष ने उन्हें कहा था कि मेरे जाने की खबर अंग्रेजों को कम से कम 4-5 दिन तक न पता चले, इसकी पूरी कोशिश करना। इसी वजह से कलकत्ता में शुरू हुआ एक नया नाटक। हर दिन कमरे में खाना रखा जाता, समय से लाइट ऑन की जाती, समय से लाइट ऑफ की जाती, ताकि बाहर जासूस और पुलिस को यह लगे कि घर में अभी भी सुभाष चंद्र बोस है। और एक नई कहानी अब यहां से जन्म लेती है। 27 जनवरी को अदालत में सुभाष चंद्र बोस की पेशी होनी थी। तभी सुभाष को ढूंढा गया तो बताया गया कि सुभाष तो घर में है ही नहीं। खबर सुनते ही अंग्रेजों के पैरों से जमीन खिसक गई। अखबारों के हेडलाइन में मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की खबरें छापी गई। किसी ने कहा शायद वो संन्यास लेने चले गए हैं। यहां तक कि गांधी जी ने जब पत्र भेजा तो गांधी जी को भी सुभाष के परिवार ने यही जवाब दिया कि हालात संन्यास की ओर इशारा कर रहे हैं। उधर अंग्रेज अधिकारी परेशान थे। सुभाष के भागने की खबर के बाद बंगाल का गवर्नर जॉन हर्बर्ट बहुत चिंतित था। वायसराय लिनलिथगो ने भी हर्बर्ट पर पूरी नाराजगी जताई, क्योंकि उन्हें पता था कि सुभाष कोई आम नहीं है, वो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस कालका मेल से दिल्ली
उसके बाद फ्रंटियर मेल से पेशावर निकल गए। पेशावर में जाकर वो अपने एक साथी अकबर शाह के साथ ताजमहल होटल में रुके। वहां भी अंग्रेजी जासूस का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में उन्होंने अकबर शाह के घर पर रुकने का निर्णय लिया और होटल को छोड़ दिया। लेकिन बोस उससे आगे अफगानिस्तान होते हुए यूरोप पहुंचना चाहते थे। समस्या ये थी कि उन्हें स्थानीय पश्तो भाषा नहीं आती थी। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने जियाउद्दीन का भेष छोड़ एक नया भेष धारण किया, एक गूंगे बहरे का, ताकि ये समस्या ही ना रहे कि उन्हें भाषा आती है या नहीं। है ना ये जीनियस प्लान? खैर, आगे सुभाष को फॉरवर्ड ब्लॉक का एक साथी मिला, भगत राम। उसने अपने आप को रहमत खां कहा और उसकी सहायता से सुभाष चंद्र बोस पहुंचे अफगानिस्तान के काबुल में। 31 जनवरी 1941 को वे काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने रूसी और जर्मन दूतावास से संपर्क किया ताकि यूरोप जा सके। इस दौरान काबुल में भी उन्हें छुपे रहना पड़ा, क्योंकि वहां भी एक अफगानी फौज की सेना मौजूद थी। एक दिन उन पर एक अफगानी सैनिक की नजर पड़ गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने कुछ पैसे और अपने सोने की घड़ी देकर उस व्यक्ति से, यानी उस सिपाही से, उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया। इसी दौरान उन्हें यूरोप जाने का एक रास्ता मिला। इटली के दूतावास से मदद का ऑफर हुआ। इटालियन नागरिक का पासपोर्ट जिस पर सुभाष की फोटो लगाई गई और सुभाष चंद्र बोस को नाम दिया गया ओरलांडो मजोटा, और उस नाम से वो निकल पड़ते हैं यूरोप के सफर। पहले वो रूस के मॉस्को और बाद में जर्मनी के बर्लिन पहुंचते हैं। लेकिन यहां जाने का मकसद कोई सैर सपाटा करना नहीं था, बल्कि भारत के बाहर जाकर भारत की आजादी के लिए प्रयास करना था। बर्लिन में बोस की मुलाकात होती है सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से, और वहीं उनको नाम मिला था नेताजी। 29 मई 1942 का दिन सुभाष चंद्र बोस और हिटलर आमने सामने हुए। दोनों के बीच वार्ता शुरू हुई। सुभाष ने हिटलर के सामने 3 बातें रखी। पहली बात कि धुरी राष्ट्र ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता में भारत की मदद करें। दूसरी बात कि मीन कैंप जो किताब हिटलर द्वारा लिखी गई है, उसमें जो भारत विरोधी बातें लिखी गई है, उस पर समय निकालकर हिटलर सफाई दे, क्योंकि वो बातें भारतीयों को चुभती है और इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं। तीसरी बात कि जापान से मदद की पेशकश हुई है और उन्हें जापान जाने के लिए रास्ता या सहायता उपलब्ध कराया जाए। हिटलर ने शुरुआती 2 बातों को उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसने जापान जाने की व्यवस्था पर निश्चित रूप से काम किया। कुछ दिन बीत गए और 9 फरवरी 1943 को नेताजी आबिद हसन के साथ जापान के लिए निकलते हैं, और इस दौरान हिटलर ने उनकी मदद की यू बोट 180 पनडुब्बी उपलब्ध कराकर। एक जर्मन पनडुब्बी जो बहुत आकार में छोटा था, डीजल की बदबू से भरा हुआ था, कठिनाइयों भरे रास्ते पर उन्हें निकलना पड़ा। लंबी यात्रा के बाद 28 अप्रैल 1943 को वह जर्मन पनडुब्बी से उतरे और पहुंच गए जापानी पनडुब्बी, और इस तरह से कठिनाइयों भरे रास्तों को पार करते हुए 13 मई 1943 को वो पहुंचते हैं सुमात्रा। वहां उन्होंने चालक दल को धन्यवाद कहा और जापान की ओर बढ़ चले। जापान, जहां पर इंतजार हो रहा था उनका, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाले। वह आजाद हिंद फौज जो जापान और सिंगापुर के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा स्थापित किया जा चुका था। रास बिहारी बोस उनका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सुभाष ने जाकर उस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और भारत के बाहर से शुरू हुआ भारत की आजादी की लड़ाई। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संबोधन के दौरान कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं।
ये आवाज जैसे ही गूंजी, भारतीयों को एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंबे समय से गायब सुभाष आखिर कहां है। और इस तरह से भारतीयों को चौंकाने के बाद उन्होंने भारत के बाहर से शुरू कर दी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, जो इतिहास के पन्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। ये पूरी कहानी थी द ग्रेट एस्केप, जो भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पक्ष प्रस्तुत करता है, जिसके नायक थे सुभाष चंद्र बोस। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीक के फिर किसी नए एपिसोड के साथ। कैसा लगा ये पूरा कार्यक्रम आप जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप वैसे टॉपिक हमें सजेस्ट करें इतिहास की उन झरोखों से जिस पर अगला एपिसोड बनाया जा सके। तो इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।